अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले दूसरे चैप्टर में, उन सभी जगह जनरली चार्ज को हम लोग स्टैटिक लेके चल रहे थे, लेकिन आज चार्ज को स्टैटिक लेकर नहीं चलेंगे। आज से चार्ज मूव करेगा, उसका अपना मोशन होगा, उसका अपना वेलोसिटी होगा, उसका अपना लेंथ कवर करने का टाइम होगा, उसका अपना अलग अलग वोल्टेज होगा, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, सब चीजें अब पढ़ेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो इसी से होता है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी चार्ज होगा वो सारे के सारे मोशन में होंगे। पहली बात देखिए, यहाँ पर एक लाइन ये लिख लीजिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका कोई एविडेंस नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बोला जाता है। इसको मैं मिटाऊं क्या? यस सर। एक इस पे बहुत सारे लॉजिक पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ये लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होता है। थोड़ा सा करंट को समझने का एक तरीका है ये। सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है, इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अपना लेंथ होगा। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उस बैटरी से जिस बैटरी का वोल्टेज भी है। क्लियर है? आप एक बात मान के चल रहे हो कि ये वाला कंडक्टर जो है ए बी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए ले लेते हैं और लेंथ स्मॉल एल लेते हैं। तो ए बी जो एक कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर बैटरी के साथ पैरेलल में है कि नहीं है? बोलिए, क्या ये कंडक्टर बैटरी के साथ पैरेलल में है कि नहीं है? हेलो हेलो, एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कंडक्टर इस बैटरी के साथ पैरेलल में है या नहीं है? यस सर। यस। तो जो इसका वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा कि नहीं होगा? जो इसका वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यानी कि जो इस बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज इस कंडक्टर के क्रॉस सेटअप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ। जब पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप हो गया, यानी कि वोल्टेज सेटअप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. इस कंडक्टर के क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो। यस सर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ जब सेटअप हो गया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे भाई हाँ या ना में बोल दो। सर क्या एक तो बोल कम रहे से ध्यान भटक है क्या आदर्श तुम्हारा इधर उधर? नहीं सर, कि जो आवाज बैटरी रुकती का है। वोल्टेज था, पोटेंशियल था, जो बैटरी का पोटेंशियल था, सेम पोटेंशियल सेटअप हुआ कंडक्टर के क्रॉस। जब पोटेंशियल कंडक्टर के क्रॉस सेटअप होगा तो इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कि नहीं होगा? वो तो समझ गया सर, उसके बाद आपका आवाज थोड़ा अब स्लो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। लगाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। जब इस पे फोर्स लगाएगा मेरे बच्चे, तो क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा और निगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। यस सर। अब मेरे बच्चों, जब अगर इधर से इधर, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यस सर। तो मेरे बच्चे, एक योजना ये है समझने का कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर वो इसके इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बोलो हाँ या ना। होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये कम होगा इससे कि ज्यादा होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उस ई इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा मेरे बच्चों। तो जो नया पोटेंशियल होगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा अब सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडीशन बना उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। लेकिन 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 मेरे बच्चों ये बात ध्यान में रखना है। क्या रखना है सर? कि बैटरी का जो मेन वर्क होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बैटरी का मेन वर्क क्या होता है? टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी ए और बी के क्रॉस क्या रहे? क्या रहे? कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस रहे। तो हालांकि ये तो सेटअप के वजह से अंकिता ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि कांस्टेंट रह पा रहा है। यहाँ तक यस बोलिए सर। हाँ या ना? हाँ तो सर। करता क्या है कि ये बैटरी वायर के थ्रू इधर से चार्ज लेता है, कंटिन्यूअसली इधर से चार्ज लेते जाता है और इधर के तरफ देते जाता है। इधर से लेते गया, इधर से देते गया। तो ये जब प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होता है तो चार्ज मूव करने लगता है थ्रू वायर और करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ इकट्ठा होने ही नहीं देता है चार्ज को। इस दोनों एंड पे चार्ज को इकट्ठा होने ही नहीं देता है। जैसे यहाँ इकट्ठा होने वाला होता है यहाँ से खींच लेता है और इस एंड से दे देता है, फिर यहाँ से खींच लेता है, फिर इस एंड से दे देता है। तो ये जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था वो इकट्ठा हुआ ही नहीं, इसका कंटिन्यूअसली क्या होने लगा? मूव करने लगा ये। और जैसे कंटिन्यूअसली मूव करने लगता है तो करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? देखो ये एक तरीका है समझने का। अगर कोई बोलता है कि थोड़ा सा बता दो कि कैसे फ्लो किया, तो आप ये बता दोगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा। पहले ये बताइए कि जितना मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। चलिए अब हम लोग अपने डिफिनीशन थियरी पर आते हैं। आदर्श, आदित्य और सर नव कौन कौन प्रेजेंट है? रैंडम नहीं है। आदित्य है। आदित्य बाबू समझ में आया? यस सर। The flow of positive charge in per unit time is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे कितना चार्ज कितना टाइम में प्रोड्यूस कर रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि पर सेकंड में कितना चार्ज मूव किया वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यों बोला है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए मत। आप लोग ये भी लिख सकते हो कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होते जाए तो बोलते जाइएगा लोग। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बाबू? एम्पियर। हाँ, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है dq ओवर dt। याद रखिएगा। तो अगर कभी dq निकालना हो तो क्या करेंगे? I dt दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज हमें पता चल जाएगा।
अगर हमें q चाहिए तो dq का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो i dt 0 से q और t1 से t2। हो सकता है कि ये t1 0 हो या t2 कुछ हो। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलिए, अभी तो मैं छोटा छोटा चीज बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से इसके जितने भी फॉर्मूला है उन सब पे आऊंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन पे भी आऊंगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी होता है? क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉलो वेक्टर एडिशन। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो हाँ या ना? जो ऐसे होता था। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े यस सर। तो ये वाला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए स्केलर है। क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये स्केलर होता है क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं है कि कैसे अप्लाई करे, ये करे वो करे। ये हो जाए तो बोलिएगा, एक स्टेटमेंट लिखवाना है। हो गया सर। लिखिए एरो डाल के, जैसे ये एरो डाले हुए थे। देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन if an electron moves if an electron moves A to B if an electron moves A to B inside the conductor if an electron moves A to B inside the conductor, then the direction of conventional current is from B to A। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है A से B में, तो करंट का डायरेक्शन B से A के तरफ होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए मैंने लिखवाया था कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो सकता है। ये देखिए, करंट क्या है? स्केलर है। इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 7। गुड, बना लीजिए। अगर इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 7 एम्पियर। क्यों? करंट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, झंझट खत्म, अगर डायरेक्शन सेम है तो। और नो नहीं आया ना क्लास में आज? नो सर। मतलब जरूरी क्लास के दिन भी बच्चे एब्सेंट रहते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करना है हमें कि आप लोग बोलोगे कि सर बहुत 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 आपने काम कर दिया। आई इज इक्वल टू होता है सर डी क्यू बाई डी टी। बहुत बढ़िया बात, हम लोग पढ़े थे भी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो क्या पढ़े थे? तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये था कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप हमें स्पीड बताता है। पढ़े थे? डिस्टेंस और टाइम के बीच में
डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो हमारा ग्राफ दिया रहता था तो उसका स्लोप निकाल लेते थे जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का स्पीड पता चल जाता था। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि tan थीटा को स्लोप से डिनोट करते हैं। तो अगर चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है और किसी भी पॉइंट पर आपको करंट चाहिए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और वो देख लीजिए कि इस टाइम के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वही कहलाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक करंट। या ये भी बोल सकते हैं I इज इक्वल टू dq/dt। बोलिए हाँ या ना। यस। और हम लोगों को तो पता भी है कि ये अगर हमने y एक्सिस पे डिनोट किया है और ये हमने x एक्सिस पे, तो ये मैथ में पढ़ते हैं स्लोप इज इक्वल टू होता है dy/dx। बोलो हाँ या ना। टेंजेंट नॉर्मल्स में पढ़े होंगे आप लोग। हाँ सर। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। सर हम्म तो ये tan थीटा से जो स्लोप निकालेंगे हम लोग, वो हम्म dq/dt के इक्वल होगा ना? हाँ हाँ। ठीक है। और आप नॉर्मल भी अगर ज्यादा वैल्यू दिख रहा है तो ऐसे भी तो करके निकाल सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो ये पता चल जाता है कि चार्ज कितना है और ये पता चल जाएगा टाइम कितना है। तो q/t भी तो करंट के बराबर होता है ना। लेकिन हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे इसीलिए डिफरेंशियल फॉर्म में लिए। अगर एवरेज की बात करते तो I इज इक्वल टू ΔQ/ΔT भी हो जाता। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बाकी के बच्चे आदर्श आदित्य यस सर। ऐसा पढ़े थे 11th में? तो सर I और T के बीच में ग्राफ दे दे तो चार्ज मिल जाएगा। I और ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया। ये जो एरिया होगा, एरिया बिटवीन करेंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल सर चार्ज। साफ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा इसीलिए नहीं दिख रहा है। मतलब लिख लीजिए एरिया बिटवीन करेंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज। और करेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है और आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है तो उसका एरिया निकाल लीजिए। जो एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क अभी स्लो है मेरा, इसीलिए ऐसा आप लोगों को फील हो रहा है। 1 मिनट वेट कर लीजिए। दिखना शुरू हुआ क्लियर यस सर। आदर्श? थोड़ा क्लियर है सर पहले से। मिटा रहा हूँ इसे। अच्छा एक बात बताइए, करंट यहाँ जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से भी तो आ सकता है। बोलो हाँ या ना। तो अगर I इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा Q/T। बोलो हाँ या ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो जब भी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की बात आएगी तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं हम लोग? तो I यस इज सर इक्वल पढ़े। टू क्या हो गया, Q/T या Ne/T। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E तो आप लोगों को पता ही है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर एक एटम है तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, इस एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन
तो तब इस केस में I कितना हो जाएगा? ऐसे अगर हमने लिख दिया तो कोई गलती कर दिया क्या? मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से करंट पूछा जाए तो जितना इलेक्ट्रॉन प्लस जितना प्रोटॉन है उसको काउंट कर लेंगे और इनटू ई से मल्टीप्लाई करके टाइम से डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो इतना अगर समझ में आ गया तो और एक दो छोटा मोटा फॉर्मूला है उसकी बात हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद से आप लोगों को क्वेश्चन मिलना शुरू होगा। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से बताइएगा, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, इस पे इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी है ये, ध्यान रहे वेलोसिटी है ये, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसके बराबर होता है? q/t के बराबर होता है कि नहीं होता है? और सर्कुलर पाथ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2πr/v। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? E। चार्ज की जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई चार्ज भी होगा तो लेके चलेंगे, अपॉन 2πr/v। तो E इंटू v, ये भी वेलोसिटी है, ध्यान रहे, पोटेंशियल मत समझ लीजिएगा। 2πr। बोलो करंट का फॉर्मूला ये आया कि नहीं आया? यस अगर सर। कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो आएगा EV/2πr। सर आप इन लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। पहले मैं अपने तरफ से क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस बोर्ड पे कराऊंगा, फिर वो करना है। क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को तो बता दीजिएगा कम से कम। चलिए अब आप बताओ हमें, I इज इक्वल टू Q/T होता है? हाँ सर। हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो कोई गलती कर दिए? नो सर। 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख दिए तो क्या कोई गलती कर दिए? अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड ही तो होता है कि नहीं होता है? यस। हाँ चलो बढ़िया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देखो, अब अगले क्लास में क्या होगा कि अगले क्लास में टॉपिक इससे बढ़ते चला जाए। ये ऐसा चैप्टर है, इसके दूसरे टॉपिक में आओगे तो प्रॉब्लम होगा अगर पहला क्लियर नहीं है तो, क्योंकि लिंक करके मैं पढ़ाऊंगा एक दूसरे से। थोड़ा सा क्लास में आप लोगों की बात हो अगर अर्णव से, तो आप उन लोग उसको बोल दीजिएगा कि क्लास थोड़ा सा रहना है, बनना है, बने रहना है इस चैप्टर में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि धीरे धीरे अब टीचर्स के पास टाइम का प्रॉब्लम होना शुरू होगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अब आप लोग का सिलेबस भी बढ़ेगा, तो सिलेबस बढ़ेगा तो रिवीजन का भी प्रोसेस तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करना है, कैसे टेस्ट लेना है, क्या करना है, तरह तरह का लोड बढ़ता है, तो उस समय में क्लास मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कोई विशेष काम बहुत ना हो अर्जेंट तो क्लास आप लोग कृपया करके कैंसिल ना करें, एब्सेंट ना हो। चलिए अब एक रिंग है बच्चों जिसपे यूनिफॉर्मली टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दिया गया है। एक रिंग है, चार्ज्ड रिंग है, जिस पे टोटल चार्ज Q दिया हुआ है, उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दिया गया है, घूम रहा है ये ओमेगा से रिंग। तो I इज इक्वल टू, सब बच्चा बोलता है कि Q/T। तुम लोग भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो अब T इक्वल टू बोले हो कि सर 2π/ω होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कभी बचपन में? हाँ। पिछले क्लास में पढ़े थे सर, बचपन में। अच्छा पिछले क्लास में पढ़े थे।
तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सभी को हर तरीके का फॉर्मूला से रूबरू करा देना ही मेरा फर्ज है, और एक दो फॉर्मूला तो कुछ दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे बाय द वे जो जो फॉर्मूला पॉसिबल है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और डिफरेंशिएशन तो खैर आप लोगों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से आप लोग सीख के आए हैं। तो अगर Q दिया हुआ है TQ + 3T + 4 और I चाहिए कितना पे, T = 2 पे, तो I = dQ/dt 3T² + 3। बोलो हाँ या ना? यस हाँ, सर। T का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि अब मेरा आंख टाइम के अकॉर्डिंग कमजोर होते जा रहा है। यस सर। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर सब कुछ करा ही रहे हैं तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई करा देते हैं, इसमें जिद क्या करना है, क्या अंकिता? यस आई का यूनिट होता है एम्पियर और टी का यूनिट होता है सेकेंड। टोटल चार्ज बताना है कितना होगा। टोटल चार्ज बताना है। मैंने क्या बताया था कि करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो तो क्या करेंगे बच्चों, एरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एरिया ले लेंगे। इसका एरिया कितना होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट। वाह, इतना आसानी से तुम लोगों को कैसे आ जाता है? मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं तो तुम लोग के एज में था तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो 35 साल लग गए सीखने में। फिर उसके बाद मैं पढ़ा, फिर 12 पास किया, फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन वगैरह हुआ, फिर इतना साल पढ़ा है, सब पढ़ा है। आप लोगों को मैं बात बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे, बट मैं बताऊंगा नहीं। मेरा मैथ शुरू में बहुत वीक था। वीक इन द सेंस अलजेब्रा आता था, ज्योमेट्री नहीं आता था बढ़िया से। तो अब आप लोग कहोगे कि सर जब ज्योमेट्री ही नहीं आता था तो काहे का मैथ है। 9th 10th की बात कर रहे हैं। तो एक टीचर ने हमसे आए और पूछ दिए कि बच्चों ये बताओ ये कितना एंगल है। अब 9th क्लास में थे, हालांकि पता होना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैं बताया नहीं। तो उन्होंने मुझे डांटा कि भाई ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री होगा। बोलते थे कि ये ज्योमेट्री बस निकल जाए ऐसे भी। बहुत कम बच्चों को ज्योमेट्री समझ में आता है। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन समय के साथ साथ मैंने सीख लिया, क्योंकि जरूरत पड़ता है ना पढ़ाने के लिए फिजिक्स विजिक्स में भी। तो खैर कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, इन एन हाइड्रोजन एटम। आप लोगों को पहले बताइए क्वेश्चन मिल गया है सर के थ्रू? नो सर। नहीं सर अभी नहीं। मैसेज कर दो एक आदर्श सर को। कर रहे थे। ये क्वेश्चन पहले लिख लो अच्छे से। इन इन ए हाइड्रोजन एटम an electron moves in a orbit of radius an electron moves in a orbit of radius with velocity find
टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियस दिया है 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है इसमें डायरेक्ट 6.8 इंटू 10⁻15 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसमें आई बताना है। ये मिटा दे क्या ऊपर वाला? Yes, sir. How many electrons will pass in 1 minute in electric current of 300 milliampere? आप लोग इस बात से तो नाराज नहीं हो ना कि मैंने नहीं लिखवाया डिफाइन 1 एम्पियर? No. ये 3 चीजें बनानी है अभी, और सर आप लोगों को क्वेश्चन जो भेजेंगे उसमें 7 क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करना है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, हम लोग साथ में ही सारे चीज करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास पूरा थियरी पढ़े फिर न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं। हमारा जो प्रोसेस है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप लोग को दिक्कत तो नहीं होता है ना कि हर एक टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड वही क्वेश्चन डिस्कस हो जाए टोटल? No, sir. इससे एक चीज होता है कि मिक्सअप भी होता, कंटेंट के नीचे उसका क्वेश्चन मिल जाता है और बोर भी नहीं फील करोगे थियरी पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चंस मिल गए आप लोगों को कि बोलना पड़ेगा हमको? नहीं सर, नहीं मिला अभी तक। मैसेज कर दिया सर, लेकिन सर देखे नहीं मैसेज। अच्छा, भेज देंगे। तो हम भी जुड़ जाते हैं आप लोगों से ग्रुप में, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को बार बार मैसेज आता होगा ग्रुप में तो डिस्टरबेंस होगा ना। अलग अलग ग्रुप है सर सबका, एक ग्रुप में एक ही बच्चा। अच्छा, तो यानी कि हमें सारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। वही ना सर। रहने दो बाबू, इतना मेहनत करना होता है तो फिट हो गए होते हम। ये हाल हो जाएगा आदर्श बाबू की, जितना बबुआ नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। एक बार में सर मैसेज आएगा तो आपका फोन रुकेगा ही नहीं, बजते रहेगा आराम टाइम। हम्म।
अच्छा, कटायन एनायन भी तो समझ में आता है ना। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। आ गया Yes. क्वेश्चन। ये पहले बताइए, तीनों क्वेश्चन बन गया। सर ये नीचे वाला बता दीजिए ना। कौन, ये वाला? यस सर। तो क्या दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी दिया है और आप लोग के मन में बात आएगा कि सर क्या मूव कर रहा था, आपने तो बताया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी पढ़ा है ना, I = F × Q। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रीक्वेंसी दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया है। हो गया। यस सर। अंकिता, हाँ सर। बन गया बच्चों? सर तो इस क्वेश्चन में सर जो रेडियस दिया उसका तो कोई काम नहीं ना है। नहीं, काम नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दे दिया कि कभी टाइम पीरियड भी तो पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड तो खैर तुम इससे भी निकाल सकती हो, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, तो रहना चाहिए। ओके सर। क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करेगा तो उसका रेडियस तो दिया जाता है जनरली। मिला क्वेश्चन? नो सर। कॉल कर दो तो कोई। सर कॉल भी नॉट रीचेबल आ रहा। अच्छा, भेज देंगे थोड़ी देर में, परेशान हम तब तक बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बोले। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻20 electrons, each of having charge, each of having charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, each of having charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb passes from A to B, in 0.1 second, passes through A to B in 0.1 second. Calculate the electric current and direction of electric current, रुकिए मैं बोलता हूँ सर से। क्वेश्चन पूरा हो गया ना? यस सर।
आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, सर को बोल दिया है मैंने, ठीक है। 7 क्वेश्चन है आप लोगों को 1 बाय 1। ओके। सर 160। वन 160 आया है और बी से ए डायरेक्शन होगा, है ना। यस। चलिए अब तो क्वेश्चन मिल गया ना सबको। सातों क्वेश्चन ट्राई करिए और सातों का आंसर ला के दिखाइए। हर तरीके का टाइप फार्मूला सब कुछ सिखा दिए, अब आप लोगों का काम है इनको सॉल्व करना। सर ये वाला थोड़ा सा बता दिया, मेरा कुछ अलग आ रहा है। आई इज इक्वल टू होता है बाबू n इंटू ई बाई टी। जीरो 0.1 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो समझ गया सर। 160 एम्पियर। मूव किधर कर रहा था, ए से बी के तरफ, तो करंट मूव करेगा बी से ए की तरफ। चलिए वो सातों क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कोई इश्यू हो बताइए, ठीक है।
बन रहा है बच्चों। यस सर। बन रहा है। कितना बना होगा? तो 6th में। हम्म? 6th में सर। वेरी गुड। बन गया। पूरा उल्टा बना रहे हो सब क्या? 7 6 ऐसे करके? नो सर। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आज अभी 5 मिनट पहले तुमने बोला कि 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था इसलिए।
कोई बात नहीं। एक्चुअली आप लोगों का क्लास आप लोग आते हो दूसरे अल्टरनेट में कोचिंग पे कि घर से ही पढ़ाई करते हो? घर से। अच्छा, तो एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, नहीं तो मतलब ऑनलाइन ही क्लास चलता लेकिन कोचिंग से चलता आप लोगों का। हो गया सर। चलिए, सबका बन गया? आज आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि सारे वैरायटी के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो था वो मैंने आप लोगों को क्लास में ही करा दिया, ठीक है ना? ओके सर। इसके बाद वाला टॉपिक जो है उसमें आप सभी को प्रेजेंट रहना है। ये तो खैर छोड़ो, फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज करके हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगे सब अपने आप में इम्पोर्टेंट हो, तो आप लोगों को एक्टिवली क्लास में रहना है। अब एक चीज मैं ऐड करूंगा, प्रीवियस ईयर को तो ऐड करता ही हूँ, बोर्ड में आया हुआ डिस्कस तो होता ही है, एनसीईआरटी साथ ही साथ डिस्कस होता है वो भी है। अब थोड़ा बहुत आप लोग सभी बच्चे मैथ वाले हो कि बायो वाले भी हो? मैथ्स वाले। मैथ्स वाले हो तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत कि जैसे टॉपिक वाइज ना जेई मेंस वगैरह में या नीट में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों से करवाया वैसे ऐड करते चले। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को बनाना है, बनाने से सीखोगे, रास्ता तो आसान होगा ना कम से कम। अरे भाई आज नहीं प्रिपरेशन करोगे, लेकिन अगर मान लो कि आगे चल के मन किया कि नहीं मैं जेई का एग्जाम दूं या कुछ करूं तो उसमें काम आएगा। आप लोगों का मन क्या है, मतलब क्या सोच के आप लोगों ने मैथ लिया था? बायोलॉजी समझ में नहीं आता था इसलिए? यस सर। सही है, कम से कम ऑनेस्ट आंसर तो लगा मुझे, क्योंकि मैथ्स लोग अच्छा बोलता था, कि बायोलॉजी भी है? ठीक ही था। बायोलॉजी भी हाँ सर ठीक ही मतलब लगा नहीं मुझे, देखो, मैथ्स एक लगा। एक होता है ना कि एक बच्चा से पूछे कि बायो क्यों लिया, तो बोला कि मैथ नहीं समझ में आता, बायोलॉजी समझ में आता है तो नहीं, तो फिर तो कम से कम आप लोगों को बायोलॉजी समझ में नहीं आता है उतना बढ़िया से, तो मैथ तो कम से कम आ रहा है ना, ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन होगा ना मन में कि आगे चल के जेई का एग्जाम देंगे चाहे जो भी कुछ हो, क्या कि यस नहीं सर। है? हाँ सर। एग्जाम है तो ना? देंगे। हाँ तो वही चीज है, तो एग्जाम में देने जाए पढ़ रहे ही हैं, क्लासेस तो पूरा चलने वाला है, इससे ये मत सोचिएगा लोग कि क्लास सिलेबस आपका डिले होगा। सिलेबस डिले नहीं होगा। अगर मुझे केवल एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज चलना हो और एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन कराना हो, जबकि मैक्सिमम टीचर लोग यही कराता है, कुछ टीचर एससी वर्मा पढ़ाने बैठ जाता है, अरे भाई एससी वर्मा पढ़ाने बैठ गए, 90% बच्चा को समझ में आ ही नहीं रहा है, और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो 4 साल में, 2 साल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो 4 साल में, ये कोई मतलब थोड़े होता है। आपको समझ में आना चाहिए और आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, ये ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोगों का आएगा वो आएगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ये सारा टॉपिक कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ अब डे बाय डे हम लोगों को मिलते जाएगा। तो क्लास में आप सभी को फुल ऑफ एनर्जी के साथ प्रेजेंट रहना है और आगे की पढ़ाई को
कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला और दूसरा चैप्टर आप लोग रिवीजन में ना रखें। देखो बच्चों, जो बच्चा सोचता है ना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे, जीवन में वो कभी सफल नहीं होता है। याद रखना, आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है तो ड्यूरिंग थर्ड चैप्टर दोनों चैप्टर को एकदम चटनी की तरह चाट जाओ, लाइन बाय लाइन, कंसेप्ट, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, थियरी, एनसीईआरटी का, प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोग को क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है ना। आपका काम है बस बार बार पढ़ते रहना, ताकि अगर मान लो कि आपका सिलेबस नवंबर में कंप्लीट होता है, दिसंबर में ही कंप्लीट होता है, मान के चले लास्ट कदम दिसंबर में कंप्लीट हुआ, तो कम से कम ये चिंता तो नहीं रहेगा ना कि अभी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया है, मैंने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया है, मैंने रिवीजन नहीं किया है, मैंने ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। ये चारों का चारों टेंशन आपको नहीं होगा, समझ में आया। और ये जब चार टेंशन आपको नहीं होगा तो आपका प्रिपरेशन दम रहेगा। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आप रेडी रहोगे कि एक काम करते हैं सर, फिजिक्स का पेपर आज ही ले लीजिए 70 नंबर का। ऐसे रिवीजन करते चलना है ताकि एकदम जिस दिन सिलेबस मैं बोलूं कि भाई आज आप लोग का सिलेबस एंड, तो आप लोग के मन से यही निकलना चाहिए कि आज ले लीजिए टेस्ट, मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का। तो वैसे चलना है, समझ में आया। ये नहीं सोचना है। मैं भी चाहता तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इग्नोर करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता, फिर बाद में ये सब प्रैक्टिस कराता, बट बाद में ना कुछ रहता नहीं है, जो इंटरेस्ट अभी है ना वो बाद में घट जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ओवरऑल सब चीज साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। क्लियर हुआ। यस अपने साथी से बोलिएगा अगले क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। यस थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है इसीलिए पहले क्लास छुट्टी कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है।